हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर ए के अमन है। मैं बीपीएससी 53rd बैच का रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। और आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ जो बीपीएससी की आज पीटी एग्ज़ाम हुई है उसका मैं जो क्वेश्चंस हैं उसके साइंस टेक पार्ट को मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ की तपस्या जो पीसीएस की टीम है उसका मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया इस साइंस टेक पार्ट को डिस्कस करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके आज के में हम लोगों ने स्कैन करके अपलोड किया है। और जैसा कि हमारी टीम जो है यहाँ पे जो एनालिसिस की है उनके द्वारा देखा देखा गया है कि साइंस में 22 से 23 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं जो सीधे फंडामेंटल साइंस से हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो आपके एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते हैं 9th 10th में मोस्टली उसी बेस से, और बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी के किताब से सीधे उठा के रख भी दी गई हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए समय नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो 86 क्वेश्चंस है मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। हो सकता है जूम आउट अभी आप पे नहीं हो पा रहा हो तो क्लियर नहीं होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा ही, मैं उसे रीड आउट कर दे रहा हूँ। 86 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ ए फिक्स वॉल्यूम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज ए क्रिप्टन, बी केरोसिन, सी कार्बन स्टील, डी मोर देन वन ऑफ द एबव एंड ई नन ऑफ द एबव। तो कैसे इसको आंसर हम लोग करेंगे? तो देखिए इसमें आप जैसे ही हम लोग रहेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो फिक्स वॉल्यूम किसका होता है? जो भी लिक्विड्स होते हैं उसके वॉल्यूम फिक्स होते हैं लेकिन शेप फिक्स नहीं होते हैं। हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो क्रिप्टन क्या है? क्रिप्टन एक गैस है ना। नोबल नोबल गैस हमने पढ़ा होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस तरह से नोबल गैसेस होते हैं। उसी में से नोबल गैसेस में से एक क्रिप्टन भी आपका एक गैस है। तो उस गैस यानी कि क्रिप्टन हमारा गैस हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। केरोसिन जो है हमारा लिक्विड है, आप लोग जानते ही हैं केरोसिन लिक्विड है। कार्बन स्टील क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ स्टील विथ हैविंग कंटेंट्स ऑफ कार्बन। इसमें स्टील ही है, स्टील में कार्बन कंटेंट जो है वो कुछ मात्रा में रहती है। सपोज 0.02% से लेकर के 2% तक कार्बन की कंटेंट इसमें पाई जाती है, जिसे कार्बन स्टील कहते हैं। हमें इतना डिटेल में नहीं जानना, बस ये समझना है कि चूंकि ये स्टील है दैट मीन्स ये सॉलिड है। हम लोग यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब चूंकि फिक्स वॉल्यूम कर रहा है तो फिक्स वॉल्यूम किस में होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है हमेशा लिक्विड के केसेस में, और हमारा ऑप्शन लिक्विड का है केरोसिन। तो आपका 86 का आंसर हो जाएगा बी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। हमारा जो पीडीएफ यहाँ अपलोड किया गया है उसमें सीरीज में 87 है। 87 में आते हैं। सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides. यहाँ ध्यान दीजिएगा, एम्फोटरिक ऑक्साइड। एम्फोटरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटरिक ऑक्साइड्स आर, पहला में आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये भी एम्फोटरिक है। जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटरिक होते हैं। आपको यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये भी हो सकते हैं, और जिंक ऑक्साइड भी हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो 87 के केस में डी होगा। मोर देन ऑफ द एबव आंसर होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ ऑक्साइड दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऑक्साइड एम्फोटरिक हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which gas contributes to global warming through its greenhouse effect? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे। जो जीएस का पार्ट होता है खास करके साइंस टेक का, उसमें ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीकेशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगातार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड कोई ग्लोबल वार्मिंग की चीजें देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नंबर पे, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सभी चीजें होते हैं। तो आसानी से हम बना सकते हैं कि जो क्वेश्चन है विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे आंसर हमारा मोर देन द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 89, 88 कर लिए हम लोग, 89 पाते हैं, ये रहा 89। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट गैस।
CO2 ऑप्शन है, CO है, H2 है, मोर देन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। एसिड जब भी किसी एसिड रिएक्ट्स करते हैं मेटल कार्बोनेट से, तो आपको उसमें आपको जब भी होंगे, जैसे जैसे सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जब भी होंगे यहाँ पे आपको ये CO2 रिलीज करेंगे, CO2। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये ऑप्शन नहीं, अगर ये हमारा CO2 होता तो ये भी ऑप्शन होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये ऑप्शन देखिए, ये भी अगर हमारा H2O होता तो ये भी हो सकता था ऑप्शन, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, CO2, CO, H2, मोर देन वन अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए चलेंगे, आखिर मोर देन वन ऑफ द अबव जो बीपीएससी से इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी बीपीएससी ने अपना जो है सेफ हैंड रखा है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा जो बीपीएससी द्वारा जो दिया जा रहा है उसको ये नहीं कहा सकता कि हाँ वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन उन्होंने दो ऑप्शन सेट किया है कि वो कोई अगर क्वेश्चन गलत भी होंगे तो वो ऑप्शन जो है सपोर्ट कर देता है उस गलत क्वेश्चन को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव तब होता जब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड होता, H2 के जगह पे H2O होता। चूंकि यहाँ पे CO है एंड H2 है, इसीलिए आंसर होंगे CO2। तो 89 का हम लोग आंसर करेंगे ए। 89 का आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 90 में। 90 क्वेश्चन कर रहा है, व्हिच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एच ओ ओ सी। ठीक है, पेन ले रहा हूं मैं। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड HOOC COOH। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जानने के लिए कुछ आपको कुछ बेसिक एसिड सब जानना होगा। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ऑक्जेलिक एसिड है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है CO। तो ये आप इसको लिख सकते हैं COOH, और इधर आप लिख देंगे, फिर इधर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा COOH। ये आपका हो गया COOH, इसको ले लेंगे तो COH। यहाँ ध्यान से देखिए, COOH COOH, राइट साइड में COOH COOH, दैट मीन्स ये जो है हमारा C2H2O4, C2H2O4, इसे ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, खास करके जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो सब याद रखना पड़ेगा। खैर हम लोग आगे आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑक्जेलिक आंसर 90 का ए होगा, ऑक्जेलिक एसिड आपका यहाँ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 91। 91 में क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively, which of the following turn red litmus blue। रेड लिटमस ब्लू, यहाँ पर आइए कि आप लिटमस क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिटमस, एसिड, एसिड का टेस्ट बचपन में पढ़ेंगे। देखिए ये सारे 8-9 से ही रिलेटेड हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो 8-9 लेवल के हमारे जो साइंस होते हैं वो समझिए कि आप जीके का पार्ट होता है, वो जनरल नॉलेज है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल्स मालूम नहीं पड़ते हैं। बस सिर्फ इतना जानते हैं कि एसिड वो है, एसिड जो है लिटमस टेस्ट पढ़े होंगे स्कूल में। लिटमस टेस्ट में ये कहता है कि जो नीला नीला लिटमस को लाल करता है वो एसिड है, और लाल को जो नीला करता है वो बेस है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो 3 टेस्ट ट्यूब है, अगर आप डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिटमस का कलर कोई चेंज नहीं कलर करेगा। व्हिच ऑफ देम विल टर्न लिटमस टू ब्लू, एसिडिक, एसिडिक जो है नीला से लाल करता है, और बेसिक जो है
लाल को नीला करता है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ देम विल टर्न्स लिटमस टू ब्लू। लाल से नीला कौन करेगा? बेस करेगा। आंसर आपका हो जाएगा बेस। जानने वाली बात यह है कि क्यों क्यों लिटमस का कलर चेंज होता है, तो आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, आप बुक्स में आपको मिल जाएगी। जनरली आप यहाँ ये समझे कि लिटमस पेपर जो होता है उसमें जो पिगमेंट होते हैं वही रिएक्ट करके वो अपना कलर चेंज के रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं जो लिटमस में पिगमेंट होते हैं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है तो 91 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 पे। 92 क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ ए टोमेटो, बी केरोसिन, सी विनेगर, डी मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ई नन ऑफ द अबव। देखिए कुछ कॉमन एसिड होते हैं, उसके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। अगर आप कॉमन नेम्स जान गए तो ऑटोमेटिक आप आंसर भी कर पाएंगे। तो यहां जो प्रश्न है ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो स्मेल होता है वो ऑर्डर किस प्रकार का होता है, तो जान लीजिए कि आप इसका जो है एसिटिक एसिड का दूसरा नाम एक विनेगर एसिड भी कहा जाता है। तो जब हम जैसे ही जान जाएंगे कि एसिटिक एसिड का दूसरा नाम विनेगर एसिड है तो दैट मीन्स आंसर भी आप समझ पाएंगे इसका ऑर्डर कैसा होगा, विनेगर जैसा होगा। तो आसान क्वेश्चन है, सब कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे। हाँ एक बात और मैं आपको कहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखा है, जो तपस्या पीसीएस की टीम के साथ मैंने यहाँ बैठा है, वहाँ उनकी मैनेजमेंट थी, सारे एकेडमिशियन की टीम थे, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं और भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जो अभी आएंगे आपको अन्य हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पाया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए मैं आपको छोटा सा यहाँ एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो है पिछले जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे कोई भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के हों, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, जरूर उसके क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व पेपर बनाएं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको जो डिफिकल्ट होते हैं, खास करके जहां आपको लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, एग्जामिनेशन हॉल में आपका 5 मिनट उस क्वेश्चन को थिंक करने में समय बर्बाद हो जाता है, तो उस तरफ आप देखिएगा वैसे क्वेश्चन खास करके रिपीटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन डिजाइन ही किए जाते हैं बहुत थॉट पे, बहुत कॉन्सेप्ट पे। तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा अगर आप जाके आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करें, बहुत इसका आप लाभ मिलेगा, आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 92 का सी ऑप्शन हमारा हो गया। सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई एचसीएल गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो ड्राई एचसीएल गैस है वो ये लिटमस पेपर पे ही फिर है, जो अभी हम लोग देखा था वो क्वेश्चन लिटमस पेपर पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ड्राई एचसीएल गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर को चेंज क्यों नहीं कर पाता है। तो पहला ऑप्शन है ब्लू लिटमस बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एचसीएल गैस, नो H3O+, दैट इज H3O+, यहाँ पे जो है इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ आयंस आर प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सही, बिल्कुल आंसर ये होगा। लिटमस का जो है पेपर का कलर चेंज होता है, उसके लिए एक्वस मीडियम चाहिए पहली बात। उस एक्वस मीडियम में भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो ड्राई सेल में ये दोनों ही नहीं लिबरेट हो पाते हैं, जिसके कारण कि कलर चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर यहां पे होगा बी। व्हाई डज ड्राई एचसीएल गैस नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर, यहां आंसर हो जाएगा नो हाइड्रोजन आयन आर प्रेजेंट, लिटमस चेंज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 डिटेक्ट द ऑड वन। डिटेक्ट द ऑड वन जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और इसमें कॉन्सेप्ट जो खास करके इसी तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिपेंड्स करता है कि बीपीएससी के जिन्होंने इस क्वेश्चन को सेट किया है उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, उनकी थिंकिंग के अनुसार ये क्वेश्चन सेट किए हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें सोची जा सकती है। एक तो कह रहा है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट, दूसरा ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल, तीसरा है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई में नन ऑफ द अबव। अगर हम ऑड वन को सोचें तो सेटिंग ऑफ द सीमेंट एंड बर्निंग ऑफ कोल, रैपनिंग ऑफ फ्रूट
ये तीनों चीज को अगर आप देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, है ना, इसको देख पा रहे हैं कि सामने जो है सीमेंट की सेटिंग को आप देख पा रहे हैं। बर्निंग ऑफ कोल में बहुत सारी चीजें हैं जो आप आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, वो प्रक्रिया हो रही है, उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि अब यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन बहुत चीज़ों को आप क्लियरली विजिबल नहीं है। ऑड आउट मतलब कि आपको किसी लॉजिक के बेस पर बताना होगा कि इसमें से कोई दोनों सिमिलर हैं और एक उनसे बिलोंग्स नहीं करता है। अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि सम हॉट कुछ पार्ट तक फिजिकल चेंज हो सकते हैं, ये सेटिंग ऑफ सीमेंट एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज, रैपनिंग ऑफ फ्रूट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अगर हम हीट के सेंस में देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत है, तीनों है, सेटिंग ऑफ सीमेंट, बर्निंग ऑफ कोल, रैपनिंग ऑफ फ्रूट। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेट किए हैं, ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रह जाते हैं। जब बीपीएससी जब अपना क्वेश्चन आंसर जारी किया करती हैं तब इसमें हम लोगों को पता चलता है कि जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था उनकी थॉट क्या थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है, क्वेश्चन जो डिजाइन करते हैं उनके भी थिंकिंग पे, सोच पे डिपेंड करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सेटिंग ऑफ सीमेंट होगा। बाद में अगर कुछ और इसके आगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Question number 95. Which of the following statement about diamond and graphite is true? First, they have same crystal structure, they have same degree of hardness, they have same electrical conductivity, more than one of the above. Question है, which of the following statement about the diamond and graphite is true? डायमंड और ग्रेफाइट में क्या सिमिलरिटी है? तो पहला क्वेश्चन कहा दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डायमंड जो है वो हार्ड है नेचर में और अपेक्षाकृत ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो सेटिंग होगी कॉम्पैक्ट होगी डायमंड में, तो ये पहला फॉल्स हो गया। सेकेंड, दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस। पहले आपको बताया कि हार्डनेस दोनों का अलग है। डायमंड आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ये भी गलत हो गया। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको पता है कि दोनों के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अंतर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मोर देन वन ऑफ द अबव, अब क्वेश्चन को पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू? नन। चूंकि ए बी सी तीनों ही इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसके आंसर हो जाएंगे नन। 95 के आंसर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या है। 96, 97, 96, चलिए। The stomata open or close due to change in the amount of water in cells. इजी क्वेश्चन है, 96 के बी होंगे। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफ़ी समय मैं नहीं लूँगा। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ आप लोगों को कुछ लगे कि इसमें क्या हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो हम लोग उसको ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तत्काल आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। 97 के क्वेश्चन देखिए। 97 के क्वेश्चन में जो आप देखेंगे तो 97 में ऑप्शन आ रहा है ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू। तो 97 का सी का आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सी। 97 का सी, रेड एंड ब्लू। 98 पाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच? थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस ट्री, वीक स्टेम व्हिच कैन नॉट स्टैंड अपराइट क्रीपर, पेटियोल अटैचेज लीफ टू स्टेम, डी मोर देन वन ऑफ द अबव। अगर आप पढ़ेंगे, इसका हिंदी पढ़ेंगे, 98 ए बी तो क्लियर होता है। एक पेटियोल आपको बस यहाँ पर रहता है, पेटियोल जो है यहाँ पे पेटियोल भी है, ये भी आपको सही है, ऑप्शन है अटैचेज टू लीफ टू स्टीम, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका चूंकि ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, तो आपका हमारा आंसर जो हो जाएगा डी होगा। यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव। 98 के डी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग लेंगे, 98 के डी लेंगे। 99 में चलिए, 99 के आगे बढ़ते हैं। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्री बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन, यहाँ ऑप्शन होगा। यहाँ 99 का ऑप्शन बी आएगा हमारा। 99 में हम लोग बी की ओर चलेंगे। ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन के चलते ही जो है वेपोरेशन द्वारा रूट से लेकर के
और उसके लीफ तक जो है प्लांट जो उसके जा पाती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपिरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं। समय मैं नहीं लूंगा आप लोगों का ज़्यादा, जल्दी जल्दी हम लोग इसको प्रयास करते हैं, जहाँ पर रुकने की आवश्यकता होगी हम लोग वहाँ रुकेंगे। 100 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 मेरे समझ से काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। और जहाँ तक साइंस टेक की बात है तो बीपीएससी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को उन्होंने सेट किया है। और निश्चित रूप से साइंस टेक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है कि जब बीपीएससी ने आंसर की जारी करेगा तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है उनसे आपत्ति हो सकती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, हम लोग इस बारे में चर्चा बाद में करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे कि आपत्तियां की जा सकती है, तो जो संबंधित स्टूडेंट होंगे निश्चित रूप से अगर आपके पास एविडेंस होगा, आपको जो लगता होगा, आप निश्चित रूप से जब समय आएगा तो आप अप्लाई कीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन में है which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self replication। सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीजें हैं उसको आप पहले जानिए। सेल्फ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ डीएनए ओनली यहां पर है जहां तक मुझे लग रहा है। सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए अगर हम देखें तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। इसीलिए चूंकि डीएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट के लिए। डीएनए तो है ही, सभी लोग जान रहे हैं डीएनए, लेकिन आरएनए का भी कॉन्सेप्ट है। तो आरएनए यहाँ पे एक राइबोसोमल आरएनए, कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर आपको चॉइस में आपको डीएनए एंड आरएनए की जगह आपको राइबोसोम दे सकते हैं, राइबोसोम दे सकते हैं, या इसी को आपको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्योंकि यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट ले सकते हैं राइबोसोमल आरएनए से जो कि आरआरएनए है, तो यहाँ पे बोथ डीएनए एंड आरएनए का आंसर हो जाएगा। तो 100 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101, चलिए क्वेश्चन 101। द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन that are not as hard as bones and which can be bent are called as option A carpals, option B cartilage, option C vertebrae, D more than one of the above and E none of the above। चलिए यहां पे देखिए कार्पेल्स, कार्पेल्स जो है जो हमारे जो रिस्ट की बोन होती है, रिस्ट की बोन्स को हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। तो कार्पेल्स मतलब रिस्ट की बोन, तो ये आंसर होगा ही नहीं क्योंकि ये खुद एक बोन है, इसे हम कट करते हैं। कार्पेल्स ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक बोन है, हैंड रिस्ट की बोन है। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है इसका आप समझ सकते हैं, आपको समझेंगे कार्टिलेज कहें तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर ही जो इसे ही कार्टिलेज बोलते हैं। और देखिए बहुत आसानी से जो है ये आपका बेंट हो सकता है। वर्टिब्री जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है वो भी बोन है हमारा, बैकबोन जिसे कहते हैं, वर्टिब्रा बैकबोन तो भी बोन है, वर्टिब्रा भी बोन, यानी कि कार्पल्स भी बोन, गलत, वर्टिब्री भी बोन। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा सिर्फ कार्टिलेज, कार्टिलेज बचा। इसीलिए क्वेश्चन क्या करा, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड व्हिच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है आपका यहां पे बेंट हो सकता है। चलिए अगर यहां पे थिंक करने वाली बात है, आप ध्यान देंगे कि यहां पे पार्ट ऑफ द स्केलेटन कह रहा है, पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के पार्ट में कहेंगे उस सेंस में अगर हम देखें तो यहां पे आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। अगर स्केलेटन का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा तो यहां पे आंसर नन ऑफ द अबव भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि आंसर की क्या आता है। लेकिन अगर तत्कालिक रूप से हम लोग फर्स्ट राउंड में चलें तो इसे हम कार्टिलेज मान के चलते हैं, कार्टिलेज आंसर होगा। लेकिन अगर डीपली अगर स्केलेटन पे हमारा ध्यान जाएगा तो नन ऑफ द आंसर भी इसके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 102। इन लेकन ए क्लोरोफिल
कंटेनिंग पार्टनर लाइव टुगेदर, अलगा एंड इसका आंसर आपका अलगा एंड फंगस होगा। 102 के सी। 103 फीमेल एनोफिल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम। 103 का सी हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, जो डिस्कशन के लायक क्वेश्चन होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 104 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज ए प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी आरबीसीज, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर आप देखें तो लगभग सभी जो है लग रहा है कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी के लिए प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज सभी हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मोस्ट, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मोस्ट के रूप में। मोस्ट क्वेश्चन आप देखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें आप जहां मोस्ट आएगा तो ध्यान दीजिएगा आखिर मोस्ट क्यों कहा गया। यानी मोस्ट मतलब कि वहां जो सबसे जो जिसकी संभावना सबसे ज्यादा अधिक है आंसर की, हम उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट्स। यहाँ मोस्ट की बात की है तो मोस्ट के सेंस में आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। आगे बढ़ते हैं। 105 Which one of the following statement is incorrect about muscle in human body? Muscle works in pairs. True. मसल जो भी होते हैं पेयर में वर्क करते हैं। और मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। मसल कैन ओनली पुश द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ए 100% सही है, बी 100% सही है, दैट मीन्स की आंसर विल बी मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी 105 के आंसर हमारे हो जाएंगे, 105 के आंसर हो जाएंगे डी। आगे बढ़ते हैं 106 पे। Large number of thin strips of black paint are made of the surface of the convex lens of the focal length 20 cm to catch the image of the white horse. The image will be a horse of less brightness। यहाँ आंसर होगी हमारा 106 का आंसर हमारे इसमें जो होगी सी होगी। आइए 107 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। Shrillness of sound is determined by A amplitude of sound, B wavelength of sound, C velocity of sound, D more than one of the above and E none of the above। ये भी क्वेश्चन हमारा काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि तीव्रता जो होती है श्रिलनेस, वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, क्वेश्चन नंबर 107 श्रिलनेस ऑफ साउंड। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, आप क्वेश्चन देखें, ए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है। एम्पलीट्यूड जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो लाउडनेस के लिए होता है। साउंड का जो हमारी लाउडनेस होती है ना, वो जो उसके लिए हमारा एम्पलीट्यूड रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ एम्पलीट्यूड आंसर नहीं होगा, एम्पलीट्यूड को हम लोग कट करेंगे यहाँ से। एम्पलीट्यूड आंसर नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है हमारे लाउडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लाउडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ ऑफ साउंड। आप देखेंगे जो पिच है, साउंड की जो पिच होती है, पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। फ्रीक्वेंसी स्मार्ट थिंग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन में कहीं आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है। एक जनरल कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका इस केस में 107 के केस में कह सकते हैं कि जो हमारा जो इसमें श्रिलनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। श्रिलनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी के सेंस में कहते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ पे कॉन्सेप्ट सोचें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है। तो ऐसे केस में हम लोग कह देंगे आंसर हमारा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द साउंड। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी श्रिलनेस घटेगी, उल्टा होगा, यानी कि रिलेटेड तो है। तो यहाँ पे आंसर हमारा वेवलेंथ ऑफ द साउंड हो जाएगा 107 का बी। नेक्स्ट आते हैं 108, जो मेरे सामने जो पीडीएफ अपलोड है जिस सीरीज की, उसमें क्वेश्चन नंबर 108 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन।
यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कॉन्सेप्ट मोस्ट सुटेबल की बारी है। बार बार आपको पूछा जा रहा है कि सबसे बेस्ट कौन है, मोस्ट सुटेबल। अगर उस सेंस में देखें तो आप देखेंगे कि फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोमीटर, फोटो डायोड, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मोस्ट के अगर करें तो यहाँ पर आंसर हमारा फोटोवोल्टाइक सेल होगा, क्योंकि आजकल सारा चीजें जो है वो जितने भी आपको इस तरह की बैटरीज का कॉन्सेप्ट करें, सोलर कॉन्सेप्ट करें, बहुत सारे जितने भी हमारे डिवाइसेस चल रहे हैं सारे जो है कहीं ना कहीं वो आने वाले समय फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से ही हम लोग इसको लार्ज स्केल पर देख पा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। 109 का सी होगा, सी आंसर होगा। 110 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, a goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards after holding the ball short at the goal. This enables the goalkeeper to A. exert large force on the ball, B. increase the force exerted by the ball on hands, C. decrease the rate of change of momentum, D. more than above, E. none of the above। यह आंसर होगा आपका C. decrease the rate of change of momentum। 111, which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element। ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग इस पे क्वेश्चन को सोच रहे होंगे कि क्या आंसर होगा, बहुत जगह अलग अलग आंसर हमारे होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आप देखिए, बड़ा बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, और काफी इंटेलिजेंटली इसको पूछा गया है। 111 लाइक विच वन अमंग द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा रे, नो डाउट अल्फा रे इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन अगर आप देखें इस सेंस में बीटा रे में, तो ये भी इनका भी जो आप देखेंगे डीके में इमिशन होती है, पॉजिट्रॉन के सेंस में होती है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि बीटा रे जो है पॉजिट्रॉन भी आपको इसमें इमिशन होती है, उस सेंस में हम इसको बीटा रे को भी मान के चलेंगे। तो मोर देन आपका वन ऑफ द अबव आंसर होगा। यहाँ पे आपका 111 का आंसर हो जाएगी डी, मोर देन द अबव। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। 112 क्वेश्चन है, सेंटीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू ए कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, बी फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सी इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, डी मोर देन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। उस केस में हम लोग देखेंगे कि 112 का जो आंसर हमारा होगा 112, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, बी फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर सी पर भी विचार करें तो कहीं ना कहीं और अन्य चीजें भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका मोस्ट प्रोबेबली द आंसर विल बी द कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसके लिए सेंटीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए 112 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 113, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी changes involves frictional force, potential energy to sound energy, chemical energy to heat energy, C kinetic energy to heat energy, D more than। यानी आंसर यहाँ बहुत इजी है, बहुत बार कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। 113 का सी। 114, a bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly, the passenger sitting in the bus will fall in the forward direction, bend towards the left side। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शार्प राइट जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे आपको सीडो फोर्स इसे बोलते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, 114 के बी, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ड्यू टू सीडो फोर्स। 115, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट ए सितारिस्ट tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he is adjusting amplitude of sound, intensity of sound, frequency of the sitar, setting with the frequency of the musical instrument, more than or above, intensity of the sound, most probably answer will be the 115 का B होगा, intensity of the sound। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 116 पे चलते हैं। 116 चलिए, यहाँ तक साइंस का पार्ट कंप्लीट हुआ। लगभग इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 22 से 23 क्वेश्चन साइंस में जो डायरेक्ट फंडामेंटल साइंस से पूछे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से पूछे गए हैं।
जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है वो हम लोगों ने भी देखा है काफ़ी, जो 53rd से और 10, 15, 22 से हम लोगों ने देखा है कि जो साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और भी हो सकते थे। खैर, हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी हम लोग इसको और भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी एक झलक में जो आंसर हम लोग जस्ट फर्स्ट इंस्टांस समझ में आया उसको आप लोगों के सामने हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। और पुनः मैं आभार व्यक्त करूंगा तपस्या पीसीएस के मैनेजमेंट का, खास करके मैनेजमेंट जो हमारे निशांत जी हैं उनका, मैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। अब यहाँ के जो और भी इन्वाइटी हैं जो आए हुए हैं, अलग अलग पार्ट है जैसा कि आपको पहले बताया गया है, उसको डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे हम वेलकम करेंगे हमारे आशीष जी हैं जो आपको अगले पार्ट का डिस्कस करेंगे। थैंक्स। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आशीष कुमार, और अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग जल्दी में कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। बोर्ड में स्क्रीन में जो भी होगा उसको आप नोट करते जाएंगे। उसमें अगर लिखने में कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि आप लोग को जल्दी से अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया जाए। रिमेनिंग फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आते हैं कि यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है। सिंपल अल हिलाल है उनके द्वारा जो लिखा गया है। कुछ दिक्कत होंगी, मैं थोड़ा सा फ्रेंडली होता हूँ। ये अल हिलाल फर्स्ट का जो क्वेश्चन का आंसर होगा बी। द कॉमरेड के बारे में आप लोग सुने होंगे। द कॉमरेड जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है, जमींदार जफर अली खान का द्वारा लिखा गया है। और अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का लिखा गया था। अल हिलाल अल बिलाल आप नाम जान रहे होंगे, अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सिंपल बी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 19वीं सदी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की। इसमें आप बी जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की। तो आप देखिए उस समय का आप 18वीं सदी का आप देखिएगा, 19वीं सदी का देखिएगा, जब स्टार्ट होता है हमारे जो अंग्रेज़ों ने जब हम एक मध्यम वर्ग को तैयार करने की कोशिश की तो कई लोगों ने इंग्लिश शिक्षा प्राप्त कर लिया था, और जिसके कारण से लोगों में एक भावना उत्पन्न होने लगे थे। जिसका परफेक्ट एग्जांपल आपको राजा राम मोहन राय हैं या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, इस तरीके के लोग हैं। इन्होंने डिफरेंट तरीके से अपनी इतिहास का व्याख्या करने लगे। उसी में आपको आएगा वेल्थ ऑफ नेशन का जो कंसेप्ट आया था, दादा भाई नौरोजी या इस तरीके के लोग अच्छी अच्छी किताबें लिखने लगी थी। उन्होंने बताया कि भारत का पिछड़ेपन का कारण ऐसा नहीं है, सोने की चिड़िया भारत थी। अंग्रेज आने के बाद हम लोग
पिछड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया है। तो बिल्कुल ये सही है, ये भी किया गया है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों को उनके उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके ये भी किया गया है। यानी ए और बी इसमें दोनों सही है, यानी दो ऑप्शन अगर आपके सही होते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दयनीय स्थितियों में बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन इसमें हैं और आप सिंपली आप उपयुक्त में से जा सकते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये बिल्कुल गलत है। इस आंदोलन में आप देखेंगे कि सभी वर्गों की भूमिका, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अन्य डिफरेंट डिफरेंट जाति है, सभी के सभी लोगों ने, गरीब हैं, किसान है, सब ने भाग लिया है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का, देखिए इसमें ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया नहीं, जस्टिस पार्टी द्वारा इसका बहिष्कार नहीं किया गया, यानी ये कथन गलत है। ठीक है, और इसके बाद इसी तरीके से हजारों छात्रों ने सरकार नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानमंत्री, ये सही है। यानी ऑप्शन में आप देखिएगा तो 3 सही है। इसका मतलब चूंकि ये ऑप्शन नहीं है इसलिए 1 और 2 यहां पर ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे जटिल क्वेश्चंस में से एक होते हैं। यहां पर मुख्य फोकस आपका नहीं पर होता है, जो आपका एक्चुअल स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट ये सही होगा, यानी आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सन्यासी जो, ये सब एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरबंडिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जेल में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, वो बाबा रामचंद्र थे। सी नंबर, बाबा रामचंद्र, सिंपल। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने की, तो महात्मा गांधी। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर है, फैक्ट बेस है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे, उम्मीद यही है। इसी तरीके से 20 फरवरी 1947 प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, तो जून 1948 में जून तक उन्होंने कहा था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 7 नंबर पर आते हैं। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो हमारे श्री कृष्ण साहब ने। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं हमेशा की तरह। जो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, फैक्चुअल में हम थोड़ा स्पीड से भागेंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों को नमक, एक मिनट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस प्रकार का विरोध करने का विकल्प चुना था, तो इसमें हाथी गलत है, विकास गलत है, मलबा गलत है। इन्होंने चौकीदारी कर, एक कर हुआ करता था चौकीदारी कर, बिहार के लोगों ने वो नहीं देने का घोषणा किया था। इस कारण से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई हो जाएगा। इसी तरीके से श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस प्रकार से इस्तीफा दिया था, तो इसका भी सिंपल है, भारत की आजादी में भाग लेने के कारण नहीं, राजनीतिक कैदियों, वहां पर मुद्दा था राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण। इसी मुद्दे पर बिहार के सरकार ने श्री कृष्ण सिंह, जो उस समय के हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो सब लोग जानते होंगे, चूंकि बिहारी हैं हम लोग, तो ये पता होगा कि बत्तक मियाँ जो खानसामा थे, जो काम करते थे, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, स्वामी विद्यानंद के द्वारा।
स्वामी विद्यानंद, आपका स्वामी विद्यानंद है, एक ऑप्शन है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, उसमें ही होगा। थोड़ा दिक्कत टेक्नोलॉजी के कारण हो रही है, अभी हम लोग यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसके साथ यूज टू नहीं है। तो हाँ, 12 नंबर, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी आंदोलन। ओके, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, सेलेक्ट एंड पेन, आई विल डू। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन, आप लोग जानते हैं, सबसे पहले यहीं पर जब बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 के एडिशन के बाद लोगों ने बहिष्कार करना चालू किया था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INS के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नेरोजी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने ये स्टार्ट किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसमें देखिएगा, कुछ आंसर्स में इस क्वेश्चन में विवाद हो सकते हैं। तो सिंपल प्रजामंडलम आंदोलन के बारे में सभी जानते हैं, उसका नाम था, एक समानांतर आंदोलन स्टार्ट किया था। प्रजामंडलन सभी जानते हैं, ये कहां हुआ था? हैदराबाद, निजाम की सरकार थी यहां पर, हैदराबाद निजाम की सरकार। राज्य जन आंदोलन जम्मू कश्मीर में चला था, शेख अब्दुल्ला जो उसके वंशज अभी हैं वो सब भी हैं, तो शेख अब्दुल्ला के द्वारा राज्य आंदोलन किया गया था और 1949 में लोग ने जाके इसको खत्म किया था। तो एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य आप देख सकते हैं, इनके द्वारा भी एक आंदोलन चला था। तो आप इसमें से आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो डी हो सकता है, अगर इस ए को छोड़ेंगे तो बी ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा विवाद होगा, लेकिन मेरे अनुसार डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें चौराचौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी बिल्कुल सही है, BHU में उनके द्वारा दिया गया था। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, नहीं, ये यहां पर चौराचौरी में जब उन्होंने विड्रॉ किया, चौराचौरी हत्याकांड के बाद 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, यहीं पर ये गलत है। चूंकि ये ऑप्शन अगेन फिर नहीं है, डार्क में आप अगर नहीं क्वेश्चन पेपर में उस समय स्पीड में नहीं होंगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। हाँ, निम्नलिखित में से किस युद्ध में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध सभी जानते होंगे, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध सभी जान रहे होंगे, किसके पास? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, तो ये तो सीधा यहीं पर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका। 17, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी शब्द अभी भी जानते होंगे, चौधरी कहा जाता है, गांव के एक तरह से सरपंच जो होते हैं उनको चौधरी कहा जाता है, उस समय यही नाम से बुलाया जाता था, मुकद्दम या चौधरी, दिल्ली सल्तनत के टाइम में। इसके बाद हमारा तबकात ए अकबरी, जिससे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा, इतिहास को अकबर के टाइम को समझने के लिए अबुल फजल की किताब अकबरनामा को सबसे अच्छी किताबों में से एक मानी जाती है। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि तबकात ए अकबरी जो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है, वो कई किताबों के इतिहासकारों का मानना है कि यह किताब ज्यादा अच्छा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है क्या? तबकात ए अकबरी। तो एक ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर ये भी सब लोग जानते हैं, जो हमारे पास विजयनगर शासन के बहुत फेमस विजयनगर शासन के कृष्णदेव राय हैं, तो इसका सी, ठीक है।
हाँ, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस समाज के द्वारा की गई थी? अभी अभी आप लोग जान रहे होंगे, तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, बगल में एक कार्मेल स्कूल भी है, अगर पटना से लोग गुजरते होंगे तो जानकारी होगी। तो 1940 में पटना विमेंस कॉलेज, जो फेमस कॉलेज है, उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, इस सोसाइटी के द्वारा की गई थी। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। सभी लोग जान रहे हैं कि जब भारत का बंटवारा हो गया था, उसके बाद जब ब्रिटिश भारत में जाने लगे थे, तो उन्होंने रेड क्लिफ को दिया था सीमा का निर्धारण करने के लिए, चूंकि उस समय बांग्लादेश भी भारत का पार्ट होता था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और इसको पश्चिमी पाकिस्तान। तो 2 सीमाओं का निर्धारण, एक वेस्ट बंगाल आपका जो उस समय पूर्वी बंगाल था और बांग्लादेश के बीच, दूसरा पाकिस्तान और जो हमारा पंजाब वाला एरिया है, कश्मीर वाला, वो पूरा का पूरा राजस्थान वाला एरिया, उसको रेड क्लिफ के द्वारा दिया गया था, तो यानी सी। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो इसमें जो शुरुआत की है, ये कॉन्सेप्ट जो है मैकेंजी का है, और इसको एक तरह से रिव्यू किया गया था बाद में विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो आपका ऑप्शन में आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 1940 में विनोबा भावे 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन के बारे में भी लोग जानते हैं। ये अपना महाराष्ट्र के वर्धा में पवनार एक जगह था, वहां से विनोबा भावे ने हमारा व्यक्तिगत सहयोग स्टार्ट किया था, यानी वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो पड़ता है, पवनार जगह है वो। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से 24 नंबर पर जाएंगे। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार के द्वारा कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष, जिसमें सप्रू थे, जयकर थे, चिंतामणि, टूट गए थे, और उन्होंने टूट करके एक अलग फेडरेशन का निर्माण किया था, जिसे इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किस भारत के लिए भेजा गया था? देखिए, ये अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है इस मामले में, कि इसके जो ऑप्शंस हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन मेरे अनुसार से अगर आप देखेंगे तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना उस समय तक ब्रिटिश ने नहीं माना था कि हम पूरी की पूरी नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे, ये उन्होंने नहीं माना था। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि हम सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं, जहां पर उसने अपने लिए भी कुछ ऑप्शन रखा था। तो बी ऑप्शन तो आपका ट्रू है। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए नहीं है, बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मांग का जिक्र नहीं किया गया था, और इसी आधार पर जिन्ना ने इसका विरोध भी किया था। तो यानी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा 25 का बी। यानी केवल 2। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा? 10 लाख दिनार आप देख सकते हैं, आप जाके शेर खान के द्वारा यह ऑफर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर ए है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सभी जानते हैं, धर्मपाल। अगेन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लोगों को कि इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि बिहार का गठन कब किया गया था। तो आप लोग को पता होगा, पहले बिहार और बंगाल एक हुआ करता था। 1936 में पहली बार बिहार का जो गवर्नर बने थे वो हमारे क्या हुए थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। फर्स्ट गवर्नर बिहार के जो फर्स्ट गवर्नर कौन हो जाएंगे? द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ऑप्शन ए।
देखिए, ये एक फेमस किताब थी, हम लोग को जानना चाहिए, स्पेशली इसलिए जानना चाहिए कि हमारे जो लेखक है वो भी हमारे बिहार से हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हुए हैं। तो महात्मा गांधी एंड बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो ये सब फैक्ट है जो बिहार से संबंधित है। बिहार की कोई भी आप बुक पढ़ेंगे, जो बीपीएससी वाले जरूर पढ़ते हैं, उसमें पादरी की हवेली, क्या है? पादरी की हवेली, ऑप्शन सी आपको मिलेगा कि सबसे पुराना गिरजाघर कौन है। उसी तरीके से दिवंगत अभिनेता, क्वेश्चन नंबर 31, कुमुदलाल गांगुली, जिसने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता था, का जन्म बिहार में निम्नलिखित किस किस शहर से हुआ है? ये जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बगल वाला जिला है और सभी लोग जानते हैं, भागलपुर से थे वो। उनका वहां पर था, ननिहाल था और वहीं पर उनका जन्म हुआ था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप डायरेक्ट फैक्ट पे जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको एलिमिनेशन मेथड में होता है। तो अगर आपको फैक्ट पता है तो आप बता सकते हैं कि गंगा के दक्षिण के इलाका को मगध कहा जाता था, सिंपल हम लोग फैक्ट के रूप में जानते थे। अगर नहीं भी जानते हैं तो तक्षशिला, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान वाले एरिया को तक्षशिला पड़ता है, ठीक है। चोल एकदम दक्षिण वाला इलाका हो जाता है। अनर्थ गुजरात वाले एरिया जो है, ये पॉकेट है, इस वाले एरिया को अनंत बोला जाता है। तो गंगा का दक्षिण इलाका जो है मगध है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। अब भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? देखिए, ये क्वेश्चंस भी आप देखिएगा तो अगर प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास में प्रायः 3000 बीसी या फिर 3000 से लेके 1000 तक अलग अलग किताबों में अलग अलग कालखंड दिया गया है। तो लेकिन किसी भी ऑप्शंस में मेरा वो कालखंड, हमारा कालखंड नहीं आता है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, भारतीय लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखिएगा तो ई में जाएगा, ये सिंपल। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील, ये फेमस झील है जो सभी लोग जानते होंगे कि इसका काम चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। बाद में द्वितीय शताब्दी की बात हो रही है तो सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है जिसका रुद्र दमन, जो शक शासक थे, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, पूर्णोद्धार किया गया था। हाँ, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, गुप्त काल मंदिरों के लिए सबसे फेमस। और जितने भी मंदिर उस समय बनाए गए थे, गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिर बनाए गए थे। ये मंदिर अपने आप में काफी मिश्रित, द्रविड़ जो आपका है या फिर नागर है, दोनों को समाहित किया हुआ है। काफी सारे इसमें मंदिर की अलग अलग लोकेशंस में आप जाके देखेंगे तो कई सारे मंदिर का कलाओं का इसमें आपको दिखेगा। गुप्त काल। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। अभी अभी इसका संबंधित कई सारे जगहों पर खेल भी आयोजन किया गया है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, बी ऑप्शन। गृह मंत्रालय ने नंबर 222 को देश की कितनी भाषाओं का फील्ड वीडियोग्राफी, इसके बारे में भी करंट में काफी सारा न्यूज चल रहा था। ये एक्चुअली मदर टंग जो कहा जाता है, मदर टंग यानी 3 भाषा को जो ट्रेनिंग देने की, शिक्षा देने की बात पूरे भारत में आज से नहीं, आजादी के पश्चात ही स्टार्ट हो गई थी। उस समय मदर टंग का कंसेप्ट आया था, 3 भाषाओं में शिक्षा। उन्हीं 3 भाषाओं के सर्वे के आधार पर 576 भाषाओं को सर्वे के लिए सिलेक्ट किया गया था। उस सेलेक्ट के आधार पर मदर टंग का सिलेक्शन होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 को पूर्ण मूल्य निर्धारण, जो हमारा स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? इस कमेटी किरीट पारिक कमेटी है। कमेटी के बारे में यह कहा गया कि 1 जनवरी 2026 के बाद से मार्केट के रेट पर गैस का रेट का निर्धारण होगा। वर्तमान में सरकार क्या करती है? गैस का रेट का निर्धारण अपने अनुसार करती है, जहां पर जरूरत होता है सब्सिडी भी देती है, लेकिन इसको मार्केट ओरिएंटेड 2026 1 जनवरी 2026 के लिए करने का सरकार का प्लान है और इसके लिए किरीट पारिक कमेटी गठित की गई है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो पता होगा, इसमें सूरत भी है। देखिए, क्वेश्चंस जहां जहां नहीं आते हैं वहीं पर गलतियां की संभावना बढ़ जाती है।
हालांकि पीसीएस कोई भी आप यूपीएससी भी देंगे, अगर यूपीएससी एग्जाम दिए होंगे या फिर पीसीएस भी देते तो वहां पर नहीं को बोल्ड किया जाता है। इसके बावजूद हम लोग समय की कमी के कारण से उस नहीं को स्किप करते हैं या फिर आंसर में उसको मिस्टेक करते हैं। तो यहां सूरत, भोपाल, नवी मुंबई तीनों के तीनों इसमें दिया गया था। इसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया है, जैसे 7 स्टार रेटिंग भी कुछ लोगों को मिला है, इंदौर को 7 स्टार, यहाँ के लेकिन 5 स्टार की बात हो रही है। तो ये तीनों दिया गया था और तीनों मिलके अगर देखिएगा तो उपयुक्त में से अधिक हो जाएंगे, लेकिन चूंकि उसका नेगेशन है, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज अफर्मेशन एक तरह से माना जाता है, चूंकि उसका नेगेशन है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन और इसका 38 का बी और 39 का ई ऑप्शन आपका हो जाएगा। हाँ, किस जानवर को नंबर 222 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? सिंपल है, अगर न्यूज में रहा है काफी, हिमालयन याक है। वैसे भी आप देख सकते हैं हिमालयन याक है, इसका ऑप्शन का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्वेश्चन नंबर 42 वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो डल झील, जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में, ऑप्शन ए, सिंपल। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप, अगर लोग इस क्वेश्चंस को नहीं भी याद रखे होंगे तो कामरूप के आधार पर चाहे तो इस ऑप्शन को जा सकते हैं। कामरूप कामाख्या, ठीक है, कामाख्या मंदिर के रूप में जाना जाता है। कामरूप गुवाहाटी का भी एक एरिया है। कामरूप असम को पहले कामरूप से काफी प्रचलित था, तो गुवाहाटी आप सी ऑप्शन। 8 अक्टूबर 2022 मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस 80 वायुसेना के घंटे भर की हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सुखना झील, चंडीगढ़। कई सारे कार्यक्रम आपको हरियाणा में वायुसेना संबंधित, हरियाणा या फिर आपका फरीदाबाद, हिंडन या फिर अंबाला, इन सब एरिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कार्यक्रम कहां हुआ है? सुखना झील, चंडीगढ़। हाँ, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के लिए महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है सितंबर, ये मंथ होता है सितंबर, 1 महीने का ये कार्यक्रम होता है। जनरली बाल विकास कार्यालय के द्वारा इसका संचालन होता है सरकार जिले, प्रत्येक जिले में, तो सितंबर माह। चीन के त्यांग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, और ये जान रहे होंगे त्यागोंग अंतरिक्ष जो है अपना, थोड़ा जूम कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि साफ नहीं आ रहा। ठीक है, 46। ठीक है, हाँ, चीन के त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन हाल में लॉन्च किया गया मैंगटियन। ये क्या है? मैंगटियन। रिसेंटली लॉन्च फाइनल मॉड्यूल ऑफ चाइना त्यांगोंग स्पेस स्टेशन इज मैंगटियन। ठीक है, इसके बाद 47 में है अपना निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 48 साल से, बहुत फेमस जगह है ये, मोना लोआ। 38 साल से यह मृत सुसुप्त अवस्था में था और अचानक से अभी अभी इरप्ट हुआ है इसे, तो मोना लोआ। 48 इनमें से हाल में से किस उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली आल्मेडा के लिए, इसके बारे में भी सभी जानते होंगे, स्पेशली चूंकि ये काफी हमारे से रिलेटेड रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी, सेहान करुणा तिलक।
49 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। थोड़ा स्पीड पे जा रहे हैं क्योंकि ये फैक्चुअल है, इस पे कंसेप्ट कुछ खास नहीं है। अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो फिर जिसमें हम कंसेप्ट के थ्रू जा सकते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कामरूप वाला था, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या है, इसको आप देखिएगा। इस क्वेश्चंस को आप पढ़े होंगे तो स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सी ऑप्शन, यहां पर ये सी ऑप्शन है, स्पेस एंड 49 आपका फिर से वही हो गया रीड। ऑप्शन सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है सिंपल, निम्नलिखित किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था। आप देखे होंगे, जान रहे होंगे न्यूज में, अगर देखे होंगे तो यूएस का एजेंसी है, लेबोरेटरी है ये, और उसने दावा किया है। लॉन्च जो हमारा लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी है यूएस वाला, उसने ये दावा किया था। उसी तरीके से कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है कॉलिन डिक्शनरी का, तो आप लोग देखे होंगे ये कॉलिंस जो डिक्शनरी होती है, जैसे कॉलिंस होती है या फिर ऑक्सफोर्ड होती है, ये साल में एक एक कुछ कुछ वर्ड्स को घोषित करती है। तो इसमें परमा क्राइसिस जो वर्ड है ये इसने दिया है वर्ड ऑफ द, ठीक है। इसके बाद आते हैं 52 में, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP 2027 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया गया था। इसके बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे, स्पेन और सेनेगल, इसका ज्वाइंट वेंचर था एक तरह से। ये स्पेन और सेनेगल ने मिलकर, एक आपका यूरोपियन कंट्री है और एक आपका अफ्रीकन कंट्री है। स्पेन अभी नहीं आ पा रहा है। हम्म, ये पेन नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। मैं ऑप्शन को आपको डार्क कर दे रहा हूँ। 52 इसका स्पेन हो जाएगा, स्पेन।
निम्नलिखित में किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के अंतर्राष्ट्रीय सूखा गठबंधन शुभारंभ किया था? तो स्पेन और सेनेगल। इसी तरीके से निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसे EQQLEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का इस्तेमाल सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जाक्सा, ये जापानीज एजेंसी है। ये जाक्सा आप देखेंगे, ये जाक्सा है। इसका जाक्सा हो जाएगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट। टेस्ला के बारे में सभी जानते होंगे। टेस्ला के द्वारा जो किया गया है उसका नाम है ऑप्टिमस। ए ऑप्शन इसका ऑप्टिमस है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, और ये मार्केट में अब लॉन्च होने के लिए भी तैयार भी है मार्केट में आम लोगों की मदद के लिए। 56 क्वेश्चन, 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो बिहार में ये क्वेश्चंस अपने आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बहुत स्पष्टली नहीं है, लेकिन दरभंगा में ये किया गया है। लेकिन दरभंगा में जो जगह का नाम दिया गया है, जो जगह का नाम मिला है दरभंगा के लिए, वो कर्पूरी डाउन सुंदरपुर दरभंगा है। यानी कर्पूरी डाउन सुंदरपुर दरभंगा है। अब इस आधार पर अगर जाएं तो ऑप्शन ई आता है, चूंकि ऑप्शन में भी सारे दरभंगा के जगह दिए गए हैं। हालांकि जमालपुर दरभंगा में नहीं पड़ता है। ये अगर दरभंगा का छोटा जगह होगा, दरभंगा के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इस ऑप्शन ई में जाते हैं। ये आपका जगह है। वर्ष 2019 और 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर जिला है। 2021 और 2021 की नीति आयोग का SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है बिहार का स्कोर, और आपका 100 में से 52, ये ऑप्शन है 100 में से 52। इससे पहले हालांकि 50 था, तो उससे बेहतर किया गया है इस साल। पिछले साल हुआ 50 था स्कोर, इस बार बढ़ के 52 हुआ है। आप खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें जो लोग जान रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो उसको पता है कि ट्रैक साइकिलिंग, जो इस इवेंट को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। निम्नलिखित किस अगस्त भौगोलिक संकेत GI टैग सम्मानित किया हो गया? ये भी बहुत पॉपुलर रहा है। मिथिला मखाना इस बार दिया गया है, इससे पहले भी कई सारे हैं बिहार से। GI इंडेक्स पता होगा, GI इंडेक्स दिया जाता है अपने क्षेत्र की विशेषता वाले कुछ सामानों को, जिसके कारण से वर्ल्ड मार्केट में उसका अच्छा हो सके। बिहार में इससे पहले पान है, जर्दालू आम है, ये सब चीजें हैं। GI इंडेक्स प्राप्त हो चुका है। इस बार मिथिला मखाना को 2022 में दिया गया था। 61 नंबर, 2022 में ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला ये नहीं है। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, इसको बहुत पहले दिया जा चुका है, आप लोग को पता होगा। इसको 2002 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। ठीक है। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, नालंदा में महाविहार का पुरातत्विक स्थल, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बोध गया को बहुत पहले जोड़ा गया है 2002 में नालंदा विहार को 2010 में दिया गया है। लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला एक वेधशाला है जो जयपुर का माना जाता है, और ये लंगट सिंह इसमें थोड़ा सा विवादास्पद है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिलहाल स्टार मार्क करके डाल लीजिए। इसको 61 नंबर क्वेश्चन को बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
हालांकि वो काफी पुराना है। 62 नंबर, बिजनेस रिफॉर्म्स में आपका जो रैंकिंग है बिहार का, जो BRAP द्वारा वर्ष 2020 का जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें बिहार का स्थान जो इसमें दिया गया है 21वां स्थान है। उस आधार पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हम लोग ये ऑप्शन पे जाएंगे। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? सभी लोग जानते होंगे, राजगीर, बोधगया, गया, 4 डिस्ट्रिक्ट नवादा इसको शामिल किया गया है, तो इसके मतलब है किस स्थान पर किया गया था। ठीक है, तो ये है राजगीर। और 64 फिर जाते हैं हम लोग। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला के लिए दिया गया? तो BCCI। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर बढ़ के आपका 11.3% से 15.3% गया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। आप देखिएगा कि आप जब उत्तर वाला जाइएगा तो एक फाइन लाइन विभाजक रेखा होती है, जो कुछ नदियां इस पार को चली जाती है, कुछ नदियां इस तरफ के आती है। तो अपना जो इंडस है वो पार करके इस तरीके से आएगी और ये जाके, जैसे अमू दरिया है, ये अफगानिस्तान की है, तो ये हिमालय को नॉर्थ की तरफ पार करती है। हेलमंड नदी भी नॉर्थ के पार पड़ती है, लेकिन काबुल नदी साउथ में आती है और ये इंडस सिंधु के साथ मिल जाती है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। उन निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रसिद्ध वन्यजीव अभियान 1973 में शुरू किया गया था? काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट रहा था, प्रोजेक्ट टाइगर, सभी इससे जानते होंगे, जिसके कारण से काफी अधिक भारत में बाघों की संख्या वृद्धि हुई। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में भी लोग जानते होंगे, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो बिल्कुल गलत। ये वायुमंडल की सबसे, धरती की सबसे नजदीक की परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो बिल्कुल गलत। इसका तापमान ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान घट जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। एवरेज अगर देखेंगे तो 8 से 18 के बीच में इसका ऊंचाई है, और एवरेज निकालिएगा तो ये 13 किलोमीटर के आसपास आता है। आप जोड़ लीजिए, देख सकते हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये हमारा गोंडवाना लैंड है। एनसीईआरटी जब खोलिएगा 11-12 की किताब भूगोल का, उसमें शुरुआत में ही आपको यही चीज प्राप्त होगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप, देखिए ये अच्छा चीज है। आर्कटिक क्षेत्र क्या हो गया? ऊपर वाला जो अपना ऊपर आप अगर ग्लोब देखे होंगे तो अगर देखिएगा तो आर्कटिक क्षेत्र ये वाला पॉकेट में है, ये आर्कटिक ओशियन होता है एक्चुअली में। और हमारे जो महाकॉन्टिनेंट है ये महाद्वीप है, यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इकहत्तर नंबर, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? ऊपर से चलते चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। आप इस तरीके से आएंगे तो पूरा का पूरा आपका यही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 71। ये वाला पॉकेट अगर किसी को याद होगा, ये चारों एक तरह से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप आइए 71 का अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसने ज्वारदुन्मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर जंगल, समुद्री पास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैनग्रोव। ये सब क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको भारत का नक्शा अगर देख लेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका जो ये पॉकेट के बारे में ये चर्चा कर रहा है, यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार है,
यहां पर आपका अंडमान वाला है, लेकिन 21 द्वीप, इसको कीवर्ड को पकड़ना है। 21 आइलैंड की बात करता है, जो ज्वालामुखी क्या कहते हैं, कोरल रीफ के लिए बहुत फेमस है, मैंग्रोव के लिए काफी फेमस है। तो ये पॉकेट आपका काफी हॉट स्पॉट है इस सब दृष्टिकोण से, जैव विविधता के हिसाब से। आपका ये खंबा, बे ऑफ, ये वाला एरिया भी काफी प्रसिद्ध है, आपका सुंदरवन भी काफी प्रसिद्ध है, आपका अंडमान भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हॉट स्पॉट माने जाते हैं एक तरह से जैव विविधता के। लेकिन चूंकि यहां पर बात 21 द्वीप का संबंधित कर रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। कॉपेन का वर्गीकरण, ये क्वेश्चंस अगर कोर ज्योग्राफी वाले जानते होंगे, या फिर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें आप देखिएगा कि कॉपेन ने 5 और 6 भागों में विभाजन किया है। और उसके आधार पर आप देखिएगा तो आपका जो नॉर्थ गंगेटिक प्लान है, जिसको आप गंगा वाला एरिया कहते हैं, उत्तर वाला बिहार और यूपी वाला ये पॉकेट आता है, इसमें जनरली मानसूनी क्लाइमेट होती है, CWG। ये कौन सा क्लाइमेट होगा, CWG। तो ऑप्शन हम लोग जाएंगे सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अलग अलग डिफरेंट जगह पर आपको कोपेन के अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन जाएंगे, वो बहुत डिटेल में जब जाइएगा तब होता है। लेकिन सामान्य तौर पर आपको जो गंगा का उत्तरी वाला हिस्सा है, जो मूलतः बिहार और यूपी को कवर करता है, उसमें आपको CWG कोपेन का ये क्षेत्र मिलेगा। ज्यादा डिटेल में जाइएगा तो फिर ऑप्शंस में कंफ्यूजन होंगे, और आप लोग क्या मार के आ जाइएगा तब, डी ऑप्शन या फिर ई ऑप्शन इसके आधार पर, यानी सिंपल CWG में जाना है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील की समुद्र की ओर फैली हुई है? आप अगर थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी ऑफ लॉज, उसको बोला जाता है UN क्लॉज, जो 1982 में पारित हुआ था, इसको थोड़ा सा देखेंगे तो उसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि आपका जो संप्रभु एरिया होता है, जिसको आप क्षेत्रीय सीमा, टेरिटोरियल जिसको कहा जाता है, टेरिटोरियल लिमिट, ये आपका 12 नॉटिकल माइल्स होता है। 12 नॉटिकल माइल्स, कहीं पे भी 12 नॉटिकल माइल्स। ये पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किसी भी कॉन्टिनेंट देश का जो क्षेत्रीय सीमा होता है 12 नॉटिकल माइल। इसके बाद आपका 12 नॉटिकल माइल्स का एक जोन होता है जहां पर आप एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर 200 नॉटिकल माइल्स का होता है जिसको इकोनॉमिक स्पेशल जोन कहा जाता है, जहां पर आप जैसे मछुआरा उसमें जा सकते हैं। लेकिन वो भारत का संपूर्ण प्रभुत्व सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 समुद्री मील के बारे में, जो 21.9 किलोमीटर के बारे में होता है। ये स्पष्ट है। देखिए अगेन, ये क्वेश्चंस काफी ट्रिकी है और फंसाने वाला है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल पूछे गए हैं, तो ज्योग्राफी में संभावना है कि आप लोग गलती भी करे हो, आंसर की में भी डिफरेंस आए। लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसको पूरा कंसेप्ट के साथ समझिएगा और खुद डिसाइड कीजिएगा। अगर चाहिएगा तो एनसीईआरटी का रेफरेंस लीजिए, किसी भी अन्य जगह मत जाइए, ओनली गो फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ जाइए, उसका यूज कीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? आंख बंद करके अगर देखेंगे तो सब बोलेगा दामोदर घाटी। लेकिन आपको पता होगा कि महानदी वाला एरिया जो है अपना उड़ीसा आंध्र प्रदेश को कवर करता है। सोन नदी वाला एरिया, जो सोन और महानदी ऐसा बेल्ट माना जाता है, इसमें भी आपको आयरन ऑयर मिलते हैं। तो अगर देखिएगा तो ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे और इस प्रकार से चला जाएगा आंसर डी। ठीक है, उसी तरीके से 76 में आते हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्लियर हो गया आप लोग को बच्चे? देख लीजिए 75 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। और 76 चीनी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। बिल्कुल, जैसे आप गन्ना को दूरी से ट्रांसपोर्ट करेंगे आपका वजन कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। बिल्कुल, रिसेंट रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में उत्पादन अभी सबसे अधिक हो रहा है और नंबर 2 पर यूपी। कुछ दिन पहले यूपी नंबर 1 पर होता था, लेकिन यह क्वेश्चन अभी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र नंबर 1 हो चुका है, यूपी नंबर 2 हो चुका है। आपको मैं एक डाटा भी दे दूं, ये 138 लाख मीट्रिक टन है। यहां पर यूपी में 105 है, यानी 138 और 105 का आप देख सकते हैं कौन अधिक है। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर यूपी। इस आधार पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। एक बार फिर
थोड़ा सा जो 77 का क्वेश्चंस है ये ट्रिकी है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व में मानसून वर्षा होती है, एक सामान्य घटना है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून को प्री मानसून सावर कहा जाता है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटिया है। इसे स्थानीय रूप में किसे कहा जाता है? सामान्य तौर पर लोग जाएंगे तो ब्लॉसम सावर्स उसको कह सकते हैं। कई लोग मैंगो सावर्स मार के आ जाएंगे, लेकिन दोनों अपने आप में सही है। ब्लॉसम सावर्स आपको कहुआ की खेती में काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंगो सावर्स आपका ये आम के फलों को पकाने में। और दोनों की दोनों घटनाएं जो आपकी परिघटना है, ये आप जाइएगा तो केरल का और कर्नाटक का, ये वाला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब पॉकेट में, इस पॉकेट में आपको मिलेगा ये घटनाएं। तो इसमें A प्लस C इज इक्वल टू डी, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। नॉर्वेस्टर ध्यान रखिएगा बंगाल में होता है, उड़ीसा और बंगाल में मूलतः काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, इस सब टाइप की चीजें होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्लॉसम सावर्स और मैंगो सावर्स अगर उस ऑप्शन के दोनों के साथ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 78 में आते हैं, वातावरण मुख्य रूप से किनके द्वारा गर्म होता है? ये भी सभी लोग जानते हैं कि अपना जो होता है शॉर्ट वेव, जो सूर्य की सीधे होती है धरती पर आती है, ये वातावरण को गर्म नहीं करती है। वातावरण को गर्म कौन करता है? धरती से परावर्तित होने वाले लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण, इसके द्वारा धरती गर्म होता है। ये भारत के किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? इसमें भी कई लोग कंफ्यूजन होंगे। अगर बिहार के हैं तो निश्चित तौर पर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश और झारखंड, जो लोग बिहार के नक्शा को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से बिहार का 8 जिला लगता है। आप जाके देख लीजिएगा उसमें से, तो ऑप्शन इसमें भी डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी का रेल मार्ग के बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए इसे छोड़ता हूं। ठीक है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये बिल्कुल सही है। आप लोग अगर बिहार को पढ़े होंगे, बिहार के बारे में देखे होंगे, सुने होंगे, तो आप देखिएगा आमसौर वहां पर फेमस सर्वाधिक पायराइट का भंडार है, एक रोहतास में जगह है। चूना पत्थर, कैमूर, मुंगेर, रोहतास, जो अपना विंध्यन का ही माना जाता है वो एरिया, उसमें चूना पत्थर भी आपको मिलेंगे। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। बिहार के हिसाब से तुलना करना, यह मत सोचना है कि आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र की सोना का खान कहाँ मिलेगा। तो बिहार के हिसाब से देखिएगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएंगे सही, यानी एक तरह से आपका डी हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किस निम्नलिखित में से कौन से किस नदियों के बारे में जानते होंगे? तो सब जान रहा है ये, क्योंकि बिहार का पॉपुलर क्वेश्चंस होता है ये सब। सी, बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये ठाकुरगंज, उसका एक पंचायत, किशनगंज का एक ब्लॉक है ठाकुरगंज और पोठिया, वो दोनों जगहों पर एक्चुअली में बिहार में सबसे प्रथम बार खेती की गई। तो ऑप्शन में आपका ठाकुरगंज है, तो हम लोग ऑप्शन में जाएंगे ए। बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोग्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कीजिए, तो बिल्कुल सही है। मधेपुरा, किशनगंज, सिवान, सबसे अधिक वृद्धि सिवान में हुई है। जो अपना बिहार का फैक्ट पढ़ते हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा, सिंपल सा है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग के किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अगेन ये भी थोड़ा सा देखिएगा तो ट्रिकी क्वेश्चन आपको रहेगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो कई बार लोग गन्ना उद्योग मारेंगे, कई बार लोग अन्य भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो होगा ये टोटल अनाज आधारित उद्योग है, यानी चावल धान की कुटाई होगी या इस तरीके का प्रोसेसिंग जो है उस तरीके का अनाज आधारित उद्योग होग मिलेगा आपको। गन्ना किसी जमाने में काफी अधिक हुआ करता था, अब उस तरीके का उत्पादन बिहार में नहीं है। ज्यादातर मिलें या तो बंद हो गई है या फिर उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई है। 86 के आगे वाला क्वेश्चन साइंस वाला आपको अमित सर के द्वारा डिस्कस किया जा चुका है, तो हम लोग इसको सीधे स्किप करते हैं, बढ़ते हैं।
आप सर का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कौन सा बचा है? हाँ, अच्छा, अब देखिए 116 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक रूप में इसको सजाइए। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 116, इसको आप देख सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। ये पॉलिटी के आप प्रायोरिटी के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले कौन होगा आपका? राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति भारत में नंबर 1 होता है, नंबर 2 पे आएगा उपराष्ट्रपति। आप इस तरीके से चले जाएंगे तो नंबर, उसके बाद क्या किसका आएगा? प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, फिर क्या होंगे? सांसद, यानी ऑप्शन आपका बी। गणित के क्वेश्चन है सिंपल, मैं आंसर्स बता के आपको स्किप कर रहा हूं, आप चाहें तो अपने से बना लीजिएगा, फैक्ट कर लीजिएगा। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्म उसमें बांटता है, यानी 170 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 1/4। आप देखिएगा 1/4 अगर बांट दिया तो इसके पास 3/4 बचा, 3/4 डिवाइड बाय 1/3 यानी 1/4, सबको हिस्से में 1/4 आएगा। बना लीजिएगा, मैथमेटिक्स में मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग का एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होगा ही, ट्रू है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा ही। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होगा, प्रत्येक वर्ग भी एक समचतुर्भुज होगा। तो उपयुक्त में से तीनों ट्रू हो गए। चूंकि ये असत्य है तो इसका पास आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चनों में ध्यान देना है, असत्य, ये तीनों ट्रू है, इसको चेंज कर दीजिए तो ई हो जाएगा। इसी तरीके से 119 का ऑप्शन है आपका सिंपल, इसके आंसर हैं आपको बी। आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा रीजनिंग, मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से 120 का जो अपने पास ऑप्शन है 24C, इसमें कहा, हाँ, डायरी में अक्षरों की संख्या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो सिंपल, आप लोग अगर मैथमेटिक्स को पढ़े होंगे, फैक्टोरियल जानते होंगे, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू 120। तो 120 ऑप्शन होगा, तो उसमें से ई। कंसेप्ट अगेन मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग जाके देखिएगा। 121 का बी 77 नंबर है, 121 का बी। दी गई श्रृंखलाओं के पैटर्न में आप देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा, एक मिनट, 122 में 368 आपका है, जो आपके पास मिल नहीं रहा है, इसलिए हाँ, दी गई पैटर्न बी, सिंपल बी चले जाएगा, 368। हाँ, किसी कूट भाषा में अगर फास्टर को दिया जाएगा तो 123 का जो ऑप्शन है आपके पास वो ए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप 26 है। जो जो स्पीड में हो सकता है मैं उसे बता दूंगा, आप सीधे इसके ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 10 गुना 30 इक्वल टू 30, 10 प्लस 3 गुना 2। आप जाइएगा मैथमेटिक्स बनाइएगा, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आंसर सिर्फ बता दे रहा हूं। हाँ, किसी दुकानदार को किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसके अंकित मूल्य 400 है। आप जोड़ सकते हैं, सिंपल भी इसको जोड़ सकते हैं। 400 है तो 4 पर डिस्काउंट होगा तो 360 हो जाएगा, इसमें 10% का जीएसटी लगा देगा तो प्लस 36 जोड़ दीजिए, सिंपल 396। हाँ, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब ये सर बताएंगे, विभेद सर हैं, वो आपका क्लास ले लेंगे। अब बचे हुए जो हमारे पास क्वेश्चन हैं 25 तकरीबन। धन्यवाद।
विवेश सर को आने में सॉरी, थोड़ा सा देर हो रहा है, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पेन ठीक है, तो मैं इनको आगे छोड़ रहा हूँ 126 से, आगे देखते हैं 136 से हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो दिया गया है उसमें 1062 केंद्रीय 1062 आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इसी तरीके से हम जाते हैं 137 नंबर पर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसटी की वृद्धि दर आपको देखिएगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो आया था उसमें आपका दिया गया है सी ऑप्शन 2.5%। पेन अभी थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन कलम से हम लोग बता रहे हैं। 138 में कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार कौन सी बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो बिहार में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5%, ये बिल्कुल गलत है। बिहार का अभी जो कुछ दिनों से वृद्धि दर है वो 10% के आसपास रहता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है। और अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो इसके बारे में कहना बहुत उचित नहीं होगा, ये सही नहीं माना जा सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ऑप्शन है बी। अगर व्यावसायिक ढांचा का ऊपर से स्तर स्थिर माना जाएगा, स्थिर मानना अपने आप में सही नहीं है कंसेप्चुअली, क्योंकि ये एक तरह से डायनामिक कंसेप्ट है, ये बढ़ते रहता है घटते रहता है, जनरली बढ़ता ही है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 139 में जाते हैं इकोनॉमिक्स का। तो 2020-22 के लिए सब महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत? बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4% और 6.5% शहरी क्षेत्रों में सबसे कम भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई। आप इन सब चीज़ों का देखिएगा एक बार, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे देखिएगा, स्पेशली मनरेगा का रिपोर्ट पढ़िएगा। तमिलनाडु में ये सब वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है स्पेशली लेबर फोर्स में, उसमें काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ का परसेंटेज, तमिलनाडु का, साउथ के स्टेट का। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये अभी पूर्णिया में है, कई सारे उद्योग वहां पहले भी थे और अभी एथेनॉल का इंडस्ट्री भी लगा है, तो पूर्णिया में आप देखिएगा अधिकतम कर उद्योग लगा गया है। एसईजेड अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, अगर कोई लोग उस समय का देखे होंगे, इस अधिनियम के बारे में जान रहे होंगे, तो इसमें अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों, इसका कंसेप्ट क्या था कि एक पॉकेट को बनाना है, स्पेशली वो तटवर्ती इलाके में होता था, मुख्यतः गुजरात में काफी सफल रहा है ये एरिया। तो उसमें दिया गया है कि एक पॉकेट आपका, एक एंग्लोमरेशन एरिया चुना गया जहां पर आपको इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, सरकार के द्वारा विशेष छूट दिया गया और हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्पेशली एक्सपोर्ट को, निर्यात को बढ़ाने के लिए वो दी गई थी। तो उसमें अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को उत्पादन बिल्कुल सही, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाना बिल्कुल सही, रोजगार का निर्माण, स्वाभाविक है इंडस्ट्री बढ़ेगा तो रोजगार का निर्माण होगा ही, सस्टेनेबल ग्रोथ, इस तरीके की चीजें उस कंसेप्ट में थी। आप कंसेप्ट के आधार पर सीधे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 1, 2, 3 आप देखिएगा तो कहिएगा केवल 2, 3 भी है, 1, 3 भी है, यानी दोनों मिला के देखिएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, लेकिन चूंकि तीनों ऑप्शंस आपके फर्स्ट में कवर हैं तो गो विथ ए ओनली, कंफ्यूज नहीं होना है, ई के ट्रिक में मत जाना है, ए ओनली। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? कृषि विपणन प्रणाली, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द पॉलिसी मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? मार्केटिंग को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर मार्केट, यानी किसान को थोड़ा सा बढ़िया दर देंगे तो क्या करेंगे? देखिए ये सब चीजें अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के साथ जा सकते हैं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी आपने धान का एक फिक्स कर दिया है। अभी वर्तमान में आप देखिएगा अगर कोई पैक्स के साथ जुड़े होंगे तो 265 रुपए का दर है, 240 प्लस 25 रुपए, यानी प्रति क्विंटल 265 दिया जाएगा। तो एमएसपी दिया, लोग धान का बेचना चालू कर देंगे। बफर स्टॉक का रख रखाव, बफर स्टॉक होगा तभी तो किसानों का माल खरीदा जाएगा, तो बफर स्टॉक अपने आप में है। सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम क्या है? प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्वाभाविक है किसान को एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा। तो ए, बी, सी तीनों मिलकर उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो इसमें राघवन समिति,
ये मोनोपोली एक्ट जो आपका था 1986 एमआरसीपी एक्ट, उसको इस कमेटी ने हटाने का कोशिश किया था। सीसीए 2002 में अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, वो था राघवन कमेटी, एसवीएस राघवन उसके चीफ थे। ये अगेन फैक्ट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनना था आपका। हाँ, सूची को सुमेलित करें, जैसे इसमें आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन। जनरली लोग क्या जानते हैं, रजत क्रांति है, तो आपका क्या है, रजत अंडे का उत्पादन संबंध किससे है? आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकते हैं। सिंपल सिल्वर रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ एग, पिंक रेवोल्यूशन है, रेड रेवोल्यूशन है, रेड रेवोल्यूशन आपका टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से संबंधित था, तो इस तरीके का है। सॉरी, ग्रे रेवोल्यूशन है आपका, तो इसका ऑप्शन ए का 4 है। तो ग्रे रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है, फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर से। गुलाबी क्रांति जो आपका पिंक रेवोल्यूशन है वो प्याज के उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है ये आपके अंडे के उत्पादन से है। लाल क्रांति जो है आपका टमाटर और मांस उत्पादन से है। टोमेटो का रंग कौन सा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। इस तरीके से भी जा सकते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? मानव संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अगर कंसेप्ट पढ़े होंगे तो आपने यूएनडीपी का आप देखिएगा तो वो 90s के दशक में 90s से 2000 के दशक में स्टार्ट होता है। इस आधार पर भी आप जा सकते थे, आप सीधे चाहते तो प्रथम तीनों को हटा सकते थे। यह मुख्यतः मनमोहन सिंह जो हमारे वित्त मंत्री थे उनके द्वारा लाया गया बजट 1991 जो आप कहिएगा उसमें किया गया था। एक तरह से 91-92 की कंसेप्ट हो। ये कौन सा कमीशन हो जाएगा, 7th और 8th। 7th तो रेगुलर वार्षिक प्लान था, 8th में आप मुख्यतः चाहेंगे तो आप तीनों कट जाइए, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई 145 का ई। कौन सा राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप फैक्ट नहीं पढ़े होंगे तो सब लोग इसमें चले जाएंगे, सिंपली लोग गुजरात कर देंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार कर्नाटक 50% से अधिक एफडीआई को अपने यहां बुलाया है। फिर अगेन 147 में जाते हैं। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन, बैंकिंग सिस्टम का एक बेहतरीन, आपको देखिएगा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट शब्द से भी जा सकते हैं आप, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ऑप्शंस में फंसाया है। एल जो अपना है आप लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसने आप 91 ना 92 इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं जनरली। तो यूनियन बजट एक साल आगे का होता है और मनमोहन सिंह ने इसे प्रस्तुत किया था 1992 में। ठीक है, कब प्रस्तुत किया होगा सब जानते होंगे। यूनियन बजट कब देते हैं? यूनियन बजट ऑब्वियसली 1 मार्च को होता है, तो वो बजट किसका होगा, फाइनेंशियल ईयर 92-93 का। ऑप्शन इज बी। क्लियर? पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? बिल्कुल मतलब सिंपल है, लोग इस कंसेप्ट को जान रहे हैं। आप लोग अगर गुजरे होंगे जानते होंगे, विकास होगा ही, आधुनिकीकरण होगा ही, आत्मनिर्भरता था ही, सस्टेनेबल ग्रोथ था, इक्वालिटी है, इन सब चीजें हैं। लेकिन साहित्य का वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी 4 काट दीजिए, 4 जहां जहां है सब खत्म हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? कोई नहीं। क्लियर? देखिए, देयर आर 2 मेथड्स, जो 2 तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक तरीका होता है यदि हमको पता है तो हम उसको सीधे आंसर कर सकते हैं। दूसरा एलिमिनेशन होता है, अगर नहीं पता है तो हम क्वेश्चंस के आंसर्स को अगर जानते हैं तो उसको काट के हम उसको सही कर सकते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो सिंपल NSSO। 150 नंबर का है। भारत का व्यापार संतुलन, माल और सेवाएं, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाइएगा, कंसेप्ट पढ़िएगा तो फॉरेन डायरेक्ट ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, इसके बारे में जाइएगा तो सिंपल कंसेप्ट अगर चाहे तो आप लोग मार सकते थे नेगेटिव, लेकिन 2 डाटा बिल्कुल करीब है इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। सी में 11.98 का व्यापारिक जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है, घाटा होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप इस ऑप्शंस को देख सकते हैं। जनरली मैं ये आपको 100% की गारंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एश्योर करता हूं कि काफी हद तक आंसर्स की इसके करीब जाएंगे। बीपीएससी का अगर नहीं जाता है तो आप इसको आधार पर क्लेम भी कर सकते हैं। आप फैक्ट जाइए, एनसीईआरटी की बुक जाइए,
और जो भी हमारा इस तरीके की किताब है कंसेप्चुअल किताब, उसके आधार पर आप आंसर्स की को सेलेक्ट करें। पहला चीज। दूसरा चीज, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड अच्छे हैं, इसलिए पहले वाला जो आपका जितना कटअप जाता था इस बार नहीं जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है अगेन, तो कटअप की चिंता ना करें, चूंकि सीटें कम है तो संभावना कटअप की पहले से ज्यादा रहेगी, लेकिन ये दो चीजों के कारण कटअप आपका काफी नीचे आएगा, ये भी श्योर है। तो एक बार थैंक यू फिर से विवेश सर। ओके ओके, चलिए सबसे पहले थैंक यू आशीष, और तपस्या पीसीएस की मैनेजमेंट टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पॉलिटी का चैप्टर डिस्कस करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। और बीपीएससी सिविल सेवा में सफल होना सभी युवाओं का ध्येय होता है, इसलिए आप लोग देखेंगे पॉलिटी के प्रश्न तो हर साल पूछे जाते हैं। सीधे प्रश्नों पे आते हैं हम लोग। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे लोग जानते हैं। ऑप्शन ये इसका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें जो उसका मूल थीम था, जो आज़ादी ही नहीं, आज़ादी के पहले से भी हमारे यहाँ ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। संविधान में भी इसे शामिल किया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लाया गया। तो उसको हम लोगों ने 73वें संविधान संशोधन से इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। तो ग्रामीण स्तर पे, गांव के स्तर पे निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का कुछ पद भी क्रिएट किए गए। तो इस प्रकार से हम इसमें जो ऑप्शन है उसको हम देख के उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका तो आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन है ये, नागरिकों द्वारा ये तो नहीं होंगे, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। तो ऑब्वियस है कि आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक इसमें आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? क्योंकि आप जान रहे हैं अपीलीय अधिकार तो है ही, मूल अधिकार क्षेत्र में भी मौलिक अधिकार की विवेचना और कॉलेजियम प्रणाली भी से संबंधित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका आपको होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? यह भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें आपका 21 ईयर्स, 21 वर्ष आपका इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।
इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। अभी ये पूरा क्लियर नहीं है। जो क्लियर करने के बाद और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन जो है ये मोस्ट प्रोबेबल इसका होगा। फिर भी मैं इसे क्लियर कर दूंगा, इसके बाद मैं इसका क्लियर कट जवाब दूंगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। पॉलिटी का आपका ये त्रिस्तरीय आपका पंचायत स्तरीय जो संरचना होती है स्थानीय स्वशासन का, उसमें आपको जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तरीय है। तो पंचायत समिति जो नाम आपका है, ये पंचायत समिति जिसके अंतर्गत आपको प्रमुख शब्द का नाम आप लोग सुने होंगे काफ़ी, वो ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किसे समुदाय के विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था उसमें भारतवर्ष को डेवलपमेंट ब्लॉक में बांटा गया। उसके बाद ही ब्लॉक का और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आया। तो हम इसको जो है CDP 1952 को पहले विकास कार्यक्रम के रूप में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसमें उसके बाद आने वाले कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है। तो उसमें हम लोग उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन को हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हाँ, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आप ब्रिटेन से लिया गया है और इसको आप लोग टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा है तो आप लोग ये इसका स्टार्ट करते हैं इसी से पढ़ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो आप लोग टिक किए ही होंगे, इसको आप मिला सकते हैं। वन 35 तक आपको पॉलिटी का इतना क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर दिया गया है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आशीष सर डिस्कस किए होंगे। चलिए इसी के साथ आपके BPSC PT के सारे प्रश्नों का डिस्कशन हो गया है। कुछ प्रश्न जो कि डाउटफुल भी हो सकते हैं, जिसका आयोग से जवाब आने के बाद उसको हम लोग अंतिम मानेंगे और इस आधार पे आप लोग अपने आंसर को मिला सकते हैं और आगे हम लोग देख सकते हैं। चलिए तपस्या PCS के मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूं और आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने जो मेहनत किया है, प्रयास किया है, निश्चित रूप से सफलता को आप लोग प्राप्त करेंगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं विभेश आनंद 53 से 55 BPSC के द्वारा मैं सेलेक्ट हुआ था और अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद तपस्या PCS के मैनेजमेंट टीम को इनवाइट करने के लिए, बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए। धन्यवाद।